नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप जैसा कह रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। माना कि इस चिट्ठी में लिखी हुई हैंडराइटिंग मेरी हैंडराइटिंग से मेल खाती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये चिट्ठी मैंने ही लिखी है। खैर, अब ये सब तो ऊपर वाला ही जाने कि ये चिट्ठी आपने लिखी है या किसी और ने लिखी है। लेकिन फिलहाल के लिए हमें यह साफ पता चल चुका है कि इस चिट्ठी में लिखी हुई हैंडराइटिंग ईशा की हैंडराइटिंग बिल्कुल नहीं है। लेकिन सर, अगर अरमान ने भी ये चिट्ठी नहीं लिखी तो फिर किसने लिखी होगी? वही व्यक्ति जिसने ईशा को गायब किया है। हाँ, ईशा को अगर अपना घर छोड़कर जाना ही होता तो वो अपने मायके भी तो जा सकती थी ना। लेकिन नहीं, वो अपने मायके भी नहीं गई, और तो और वो ऊपर से चिट्ठी छोड़कर गई जिसमें उसकी लिखाई नहीं बल्कि किसी और की लिखाई है। इंस्पेक्टर की ये बातें सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। फिर रात में, देख अरमान बेटा, मैंने तेरी पसंद का पुलाव बनाया है, खा लेना थोड़ा सा, वरना तेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। नहीं माँ, मैंने चाय पी ली थी और वाकई में मुझे अभी बिल्कुल भूख नहीं है। लेकिन बेटा, चाय पी पी कर तुझे एसिडिटी हो जाएगी। ले, मुंह खोल, मैं खिलाती हूँ तुझे। नहीं माँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, आप रख कर जाइए। आपका मन रखने के लिए मैं थोड़ा बहुत खा लूंगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में। ठीक है बेटा, मैं तुझ पर जबरदस्ती नहीं करूंगी। जब जितना खाना है खा लेना और समय से सो जाना, और घबराना मत, मैं हूं तेरे साथ। हाँ माँ, मैं जानता हूँ। फिर बरखा वहां से चली जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद बरखा के चिल्लाने की आवाज आती है। माँ, ये आवाज तो बाहर से आई है। फिर अरमान घर के बाहर भागता है। तभी वहां पर बरखा को छत से नीचे गिरकर मरा हुआ देखता है, और वो देखकर अरमान के होश उड़ जाते हैं। माँ, ये आपको क्या हो गया माँ? अभी कुछ देर पहले ही आप मुझसे मिलने आई थी, फिर अचानक से आप छत से कैसे गिर गई माँ? पुलिस की टीम आकर जांच पड़ताल शुरू करती है। और फिर अगले दिन, देखो अरमान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार बरखा जी की मृत्यु एक हादसा ही है। कोई ऐसा ठोस सुराग नहीं मिला है। हो सकता है कि वो किसी काम से छत पर गई हो और उनका पैर फिसल गया हो। हाँ इंस्पेक्टर साहब, माँ की रोज की आदत थी, वो हर रात खाना खाकर छत पर कुछ देर टहलने जाया करती थी, और कल रात भी वो मुझसे बात करके छत पर गई होगी, जिसके बाद गलती से उनका पैर फिसल गया होगा। और फिर अपने आप को संभालो अरमान। कैसे संभालो इंस्पेक्टर साहब? पहले ईशा गायब हो गई, और उसके बाद माँ भी मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई, और अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। एक पल में सब खत्म हो गया। देखो अरमान, आपको जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो हम हरगिज नहीं कर सकेंगे, लेकिन हाँ, ईशा की तलाश अब भी जारी है, और उम्मीद है कि वो जल्द मिल जाएगी। तुम बस अपनी उम्मीद मत हारना। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। अरमान की हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। फिर वो हेतल से मिलने जाता है, और तभी पिछले 15 मिनट से मैं घंटी बजा रहा हूँ, लेकिन मम्मी जी ने अभी तक दरवाजा नहीं खोला, और ना ही भाभी जी ने। पता नहीं क्या चल रहा है, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर अरमान एक और बार घंटी बजाता है, जिसके बाद हेतल दरवाजा खोल देती है। क्या हुआ मम्मी जी? पिछले 15 मिनटों से मैं घंटी बजाए जा रहा हूँ, और आपने अब जाकर दरवाजा खोला है। सब ठीक तो है ना? और भैया भाभी, वो दोनों कहाँ पर है? वो दोनों दरअसल बाहर गए हैं, थोड़ी देर में आते ही होंगे। मैं सोई हुई थी, इसीलिए दरवाजे की घंटी सुनाई नहीं दी। बताओ क्या हुआ है? कुछ नहीं मम्मी जी, बस थोड़ा उदास महसूस हो रहा था, उसके चलते मैं आपसे मिलने आ गया। सोचा कि आपसे और भैया भाभी से मिलकर मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। माँ के जाने के बाद घर तो और भी सुना हो गया है। अरे बंद कर अपना ये तमाशा, एक नंबर का हैवान आदमी है तू। एक तो पहले मेरी बेटी को गायब कर दिया, और अब अपनी माँ को भी मार दिया। भगवान ही जाने आखिर तेरा मकसद क्या है। अरे क्या करना चाहता है तू? मम्मी जी, आप कैसी सोच रखती हो? अरे ये सब आपको शोभा देता है क्या?
भला मैं अपनी माँ की जान क्यों लूंगा? और मैं बार बार आपको एक ही बात बोलकर थक गया हूँ कि मैंने ना तो ईशा को गायब किया है और ना ही मेरी माँ को मारा है। प्लीज मम्मी जी, मुझ पर बेवजह इल्जाम लगाना बंद करो। इतना कहकर अरमान वहां से चला जाता है। बहुत जबान चलाता है ये। एक दिन इसकी अच्छे से कुटाई करूंगी। नालायक कहीं का। पुलिस अब ईशा की केस गहराई से जांचने लगती है। सर, हमने ईशा का फोन तो चेक किया, लेकिन उसका सोशल मीडिया अकाउंट नहीं। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं उसका सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर लूं। तो कुछ मिला क्या तुम्हें? हाँ सर, मुझे उसमें ये चैट्स मिले हैं। राजवीर नाम के किसी लड़के के साथ ईशा ने हाल ही में बातचीत शुरू की थी और उसकी बातचीत से ये साफ पता चलता है कि राजवीर ईशा को बहुत चाहता है और वो उससे मजाकिया अंदाज से बात करता था, जबकि ईशा की तरफ से हमेशा साधारण ही रिप्लाई होता था। और तो और उसने राजवीर को गायब होने के 3 दिन पहले ही बताया था कि वो उसके बात करने के तरीके को नापसंद करती है और अगर सही से बात करनी है तो ही बोलो, वरना मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी। अच्छा, तो अब हमें इस राजवीर से मिलना होगा। इसका पता ढूंढ निकालो। ये हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए। वो ना हो, जरूर इसी का हाथ होगा ईशा के गायब होने के पीछे। हाँ सर, मुझे भी अब यही लग रहा है। फिर जब इंस्पेक्टर अरमान को राजवीर के बारे में बताते हैं, तब उसे बहुत गुस्सा आता है। क्या? मेरी ही गलती है। मुझे ईशा का फोन चेक करते रहना चाहिए था, जिसके चलते मुझे राजवीर के बारे में पता चलता। लेकिन अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। फिर इंस्पेक्टर उस राजवीर का पता ढूंढ कर निकालते हैं और वो उसके घर तक पहुंचते हैं। लेकिन वहां पर पहुंचते ही अरमान राजवीर को मारने लगता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को गायब करने की? बता, कहां पर है मेरी ईशा? जल्दी बता, वरना मैं तुझे आज यहीं पर गाड़ दूंगा। अरमान, ये क्या तरीका है? हम हैं ना यहाँ पर। अपने गुस्से पर काबू रखो। इंस्पेक्टर साहब, मैं सच में नहीं जानता कि ईशा कहाँ पर है। मैं तो कभी उससे मिला भी नहीं हूँ और हमारी तो बस सोशल मीडिया पर ही बातचीत हुआ करती थी। तेरी और ईशा की बातें पढ़ी है हमने। तू उसे चाहता था और ये बात साफ साफ समझ आती है तुम्हारे चैट्स पढ़ के। इसीलिए जो सच है उसे झुटलाना बंद कर दे राजवीर, वरना बहुत बुरा होगा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये सच है कि मैं ईशा को थोड़ा थोड़ा चाहने लगा था, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। उसे मैंने आखिरी मैसेज उसके जन्मदिन पर किया था, लेकिन उसके बाद उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। देख राजवीर, इज्जत से पूछ रहा हूँ, बता दे कहाँ छुपा कर रखा है तूने ईशा को? अब तो 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है। इस बीच में मेरी माँ का भी देहांत हो गया। मैं कैसे जी रहा हूँ ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। इसीलिए मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ। बता दे भाई, कहाँ पर है मेरी ईशा? मेरा यकीन करो अरमान, मैं पिछले 16 दिनों से इंदौर गया था और मैं कल ही वापस आया हूँ। मैं एक सिंगर हूँ और मैं कार्यक्रमों में गाता रहता हूँ। 1 मिनट, मैं आप लोगों को सबूत दिखाता हूँ। फिर राजवीर अपने कमरे में से टिकट्स लेकर आता है। ये देखिए, ये रही मेरी इंदौर जाने और आने की टिकट्स। मैंने एक बहुत ही बड़ी शादी में गाना गाया था। पूरे 2 हफ्तों की शादी थी और हर एक रस्म में मैं वहीं पर मौजूद था। अब और क्या सबूत दिखाऊं मैं आप लोगों को? अच्छा ठीक है, तुम्हारा इन सब में कोई हाथ नहीं है ऐसा तुम्हारा मानना है, लेकिन पुलिस की नजर अब तुम पर भी बनी रहेगी। और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुमने इंदौर में बैठे बैठे ही किसी को कहकर ईशा को गायब करवाया हो। ये आप कैसी बातें कर रहे हो सर? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं एक अच्छे परिवार का लड़का हूँ। अरे अच्छे परिवार के लड़के शादीशुदा औरतों के साथ इस तरह से बातें नहीं करते, समझे कि नहीं? इसलिए ये शरीफ होने का नाटक बंद करो। शांत रहो अरमान। खैर, जब तक हम ना कहें तब तक तुम्हें इस शहर से बाहर जाना मना है। लेकिन सर, मेरे तो शोज रहते हैं। तो फिर कोई बात नहीं, कुछ दिन काम से ब्रेक ले लो या फिर इसी शहर में शोज करो। लेकिन जब तक ईशा नहीं मिल जाती तब तक तुम कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि बाकी लोगों से ज्यादा अब हमें तुम पर शक है। ठीक है सर, जैसा आप कहो। राजवीर इंस्पेक्टर की बात मान लेता है
और आगे की तलाशी जारी रहती है। ऐसे ही एक दिन पड़ोसी नीरज अरमान से मिलने आता है। अरे नीरज, तुम यहाँ पर? हाँ अरमान, मैंने सोचा कि तुम अकेले रहोगे, इसीलिए तुमसे मिलने आया हूँ। अच्छा किया जो तुम चले आए। फिर अरमान और नीरज साथ बैठकर चाय पीते हैं। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है उससे पूरे मोहल्ले में सूनापन छा चुका है, और खास करके मेरे घर पर। मैं अकेला ही रहता हूँ, और आंटी और ईशा भाभी के होने से मुझे किसी चीज की कमी ही महसूस नहीं होती थी। अगर कुछ अच्छा बना तो आंटी जी या भाभी आकर मुझे दिया करती थी। मुझे उनके साथ परिवार जैसा ही लगता था। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा परिवार ही खत्म हो गया है। मैं समझ सकता हूँ नीरज, लेकिन तुम चिंता मत करो अरमान। ईशा भाभी एक ना एक दिन वापस जरूर आएगी। पुलिस उन्हें ढूंढ ही निकालेगी, देखना तुम। हाँ भाई, अब यही उम्मीद है। अरमान, जो इतने दिनों से ऑफिस नहीं जा रहा था, अब वो वापस ऑफिस जाने लगता है। और ऑफिस में उसकी सहेली चाहत उसे इतने दिनों बाद देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरमान, तुम ठीक तो हो ना अभी? हाँ चाहत, तुमसे इतने दिनों बाद मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अरे मैं गाँव गई थी, 2 दिन पहले ही आई हूँ, और तब जाकर पता चला कि भाभी लापता है, और साथ ही आंटी जी का भी देहांत हो गया है। मैंने प्रार्थना की है अरमान, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुक्रिया चाहत। चलो, आज ऑफिस के बाद हम दोनों तुम्हारे पसंदीदा कैफे में जाएंगे। वहां पे जाके तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है चाहत, हम जरूर चलेंगे। फिर चाहत और अरमान दोनों ऑफिस के बाद कैफे चले जाते हैं, और अरमान अब थोड़ा बेहतर महसूस करने लगता है। लेकिन उतने में वहां से गुजर रही हेतल अरमान और चाहत को साथ देखकर बहुत गुस्सा होती है। इसकी तो ऐसी की तैसी, अब इसकी अकल मैं ठिकाने लाती हूँ। फिर हेतल कैफे में जाकर अरमान को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। ये क्या है मम्मी जी, आपने मुझे क्यों मारा? क्यों बार बार मुझ पर आप इतनी खुन्नस निकालती हो? अरे बेशरम आदमी, यहाँ पर मेरी बेटी लापता है, तेरी माँ मर चुकी है, और तू तू यहाँ कैफे में इस लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। छी, इतना घटिया इंसान है तू। अरे नहीं आंटी जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। अरमान तो मेरे भाई जैसा है। अरे चुप हो जा तू। मुझे तो लगता है कि इस लड़की के चक्कर में पड़कर ही तूने मेरी बेटी को गायब किया है, ताकि ये तेरी जिंदगी में आ सके। अरे ये घटिया काम करते हुए तुझे शर्म नहीं आई क्या? बकवास बंद कीजिए मम्मी जी। मेरे और चाहत का रिश्ता एक भाई बहन के जैसा है, इसलिए आप मुझ पर कोई भी लांछन मत लगाइए। अरे सच्चाई को कब तक छुपाओगे? एक ना एक दिन तो सबके सामने आकर ही रहेगी। तो फिर आने दो, मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ। फिर हेतल वहां से चली जाती है, लेकिन उसका पर्स वही गिर जाता है। अरे अरमान, तुम्हारी सास का पर्स तो यहीं पर छूट गया। जाओ, जाकर उन्हें ये पर्स लौटा दो। रहने दो चाहत, मुझे तो अब मम्मी जी की शक्ल भी नहीं देखनी। बस बहुत हो गया उनका। मैं जानती हूँ अरमान कि तुम बहुत गुस्सा हो, लेकिन हो सकता है ना कि इस पर्स में आंटी जी का कोई जरूरी सामान हो, इसलिए प्लीज जाकर उन्हें ये लौटा दो। इस तरह से चाहत के कहने पर अरमान हेतल के घर उसको पर्स लौटाने जाता है, लेकिन तभी वो खिड़की से देखता है कि हेतल एक बड़े से बैग को कमरे में रख रही है। इतना बड़ा बैग, लेकिन इसमें क्या हो सकता है? और मम्मी जी इसे ऐसे छुपा क्यों रही है? अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। सिया, मेरी बात सुनो सिया, गलत मत समझना प्लीज सिया। सिया को सब कुछ बहुत अजीब सा लगता है और वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। विक्रम उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वो वहां से निकल चुकी होती है। सर मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैं उनसे 20 से 25 साल छोटी हूँ, और ये सब सही नहीं है। सिया किसी को कुछ भी नहीं बताती और सीधे अपने घर चली जाती है।
क्या हुआ सिया? किसी चिंता में हो क्या? तुम्हारे चेहरे से साफ साफ पता चल रहा है। कोई बात है क्या? नहीं तो भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब ठीक है। पक्का ना? हाँ भैया, आप खामखा फिक्र कर रहे हो। आप बस अपना ख्याल रखिए। मैं एकदम खुश हूँ। फिर ठीक है। अब विक्रम सिया को बार बार फोन कॉल करता है, लेकिन वो उसका कॉल ही नहीं उठाती। पता नहीं सिया के मन में अब क्या चल रहा होगा। ये सब क्या हो गया? अब मैं कैसे समझाऊं उसे? वो तो मुझसे बात भी नहीं कर रही। विक्रम भी अब बहुत परेशान हो जाता है। अरे विक्रम बेटा, सिया से कह दो कि कल शाम काम खत्म करके थोड़ी देर के लिए मेरे पास आ जाए। मैं घूमने गई थी ना, वहां से थोड़ा बहुत सामान खरीद कर लाई हूँ सबके लिए। उसके लिए भी कुछ लाया है मैंने, और वही उसे देना है। अरे नहीं माँ, सिया मेरा फोन नहीं उठा रही। आप ही उसे कॉल करके बुला लो। अरे ऐसे कैसे वो तेरा फोन नहीं उठा रही? ठीक है, मैं उसे आज शाम को कॉल करती हूँ। अभी वो केक शॉप में बिजी होगी ना, इसीलिए। जी माँ। फिर शाम होने पर सुलेखा सिया को कॉल करती है। तभी सिया सुलेखा को सब कुछ बता देती है, और वो सब सुनकर सुलेखा काफी चौंक जाती है। क्या विक्रम तुमसे प्यार करने लगा है? हाँ आंटी जी, अब आप ही बताइए। इतना सब होने के बाद में मैं वहां पर कैसे आऊं? कैसे बात करूं उनसे? मुझे सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। सिया बेटा, मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ सकती हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं तुमसे मिलने आऊंगी, और मैं विक्रम से इस बारे में बात भी करूंगी। लेकिन आंटी जी, सुलेखा कॉल कट कर देती है। हे भगवान, ना जाने अब क्या होगा। जिस इंसान को मैंने एक अच्छा दोस्त माना, उसके मन में मेरे लिए ये सब चल रहा था। अभी तक मेरे दिमाग से वो सब जा भी नहीं रहा, लेकिन मुझे कुछ भी करके वो सब भुलाना ही होगा। और आज के बाद मैं विक्रम सर से कभी नहीं मिलूंगी। वही दूसरी तरफ सुलेखा विक्रम से सवाल करती है और उसे सब पूछती है। हाँ माँ, ये सच है। मैं सिया से प्यार करने लगा हूँ, और वो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन ये सब मेरी कहने की हिम्मत कभी नहीं हो पाती। इसीलिए मैंने अपने जज्बातों को अपनी पर्सनल डायरी में लिख के रखा था। लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल पता नहीं थी कि मेरी डायरी सिया के हाथ लग जाएगी और सब कुछ इस कदर बिगड़ जाएगा। लेकिन बेटा, तू तो जानता है ना, तुम दोनों के बीच उम्र का कितना बड़ा फासला है। पूरे 20 से 25 साल बड़ा है तू उससे, बिल्कुल उसके पिता के उम्र के बराबर। तो फिर उसके बावजूद भी तूने उससे प्यार कैसे किया? अरे माँ, अब आपको मैं क्या बताऊं। प्यार उम्र या रंग रूप देखकर नहीं होता। प्यार तो दो लोगों की आत्माओं का मिलन होता है। और मुझे तो सिया के स्वभाव से, उसकी बातों से और उसके मन से प्यार हुआ है। फिर उम्र से क्या लेना देना माँ। और मैं जानता हूँ ये समाज और आप सब मेरे प्यार को कभी समझ नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरा प्यार सच्चा और पवित्र है। विक्रम बेटा, मैं तेरी माँ हूँ और मैं सब समझती हूँ। मैं तो बस तेरे मुंह से सब कुछ सुनना चाहती थी। देख बेटा, तूने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन सिया तुझसे प्यार नहीं करती और वो तेरे साथ अपनी जिंदगी नहीं बसा पाएगी। ये समाज अच्छा नहीं है बेटा। यहाँ के लोग तुम दोनों के प्यार को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तुझे अपने जज्बातों को अपने मन में ही रखना होगा, और इनका कोई भविष्य भी नहीं हो सकता बेटा। हाँ माँ, आपने सही कहा। फिर विक्रम उदास होकर अपने कमरे में चला जाता है। अब दिन गुजरते जाते हैं और सिया और विक्रम के बीच में कोई बातचीत नहीं होती। ऐसे ही एक दिन, अरे ये क्या सिया, ड्रॉवर में से पूरे 20,000 रुपए गायब हुए हैं। सच कहो, इस सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है ना? नहीं सर, और ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ओ प्लीज सिया, अब ज्यादा अच्छी और सच्ची बनने का ढोंग मत करो। आज सुबह से शॉप में सिर्फ तुम अकेले ही हो, तो फिर तुमने चोरी नहीं की तो फिर किसने की है? बताओ मुझे।
और कौन आया था यहाँ पर? मेरा विश्वास कीजिए सर, मैं यहाँ इतने महीनों से काम कर रही हूँ और अगर मुझे कुछ ऐसा करना ही होता तो मैं पहले ही कर चुकी होती। मैंने कोई चोरी नहीं की है सर, सच कह रही हूँ मैं। और मैंने सुबह से ड्रॉवर की तरफ देखा भी नहीं है। लेकिन एक बात है, आज सुबह मैं जब शॉप पर आई थी तभी शॉप के पीछे की खिड़की खुली हुई थी। क्या? हाँ सर, हमेशा वो खिड़की बंद ही रहती है, लेकिन आज ही खुली थी। हो सकता है कि रात में कोई चोर आया हो और उसी ने चोरी की हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। ये सब तुम खुद को निर्दोष साबित करने के लिए कह रही हो। तुम्हारी सारी बातें सरासर झूठ है। नहीं सर, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। चुप करो सिया, चोरी तुमने ही की है और अब मैं तुम्हें यहाँ पर काम करने नहीं दूंगा और तुम्हारी इस महीने की सैलरी भी नहीं दूंगा। चलो निकलो यहाँ से। अरे नहीं सर, ऐसा मत कीजिए। आप प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। चोरी रात में ही हुई होगी और आज ये महीना खत्म हो रहा है और अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मेरी इस महीने की मेहनत जाया हो जाएगी। प्लीज मुझे सैलरी दे दीजिए और आप मुझे काम से मत निकालिए सर। मैं अकेली ही अपने परिवार को संभालती हूँ और आपको तो मेरे हालात अच्छे से पता है सर। प्लीज सर। ज्यादा मेरा दिमाग मत खाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। मेरा इतना बड़ा नुकसान करके तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें सैलरी भी दूं? अरे तुम्हें तो कोई चवन्नी भी नहीं मिलेगी। गेट लॉस्ट और दोबारा यहाँ पे मत आना। और तुम तो शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, वरना मेरा बस चले तो मैं तुम्हारे खिलाफ चोरी की कंप्लेंट दर्ज कर सकता हूँ। चोरनी कही की। रौनक की बातें सुनकर सिया अब फुट फुट कर रोने लगती है और उसे ना चाहकर भी वहां से निकलना ही पड़ता है। उस रात तेज बारिश हो रही होती है और सिया रोते रोते सड़क के किनारे बेंच पर बैठी होती है। क्यों भगवान जी, क्यों? पहले से ही मेरे जीवन में इतनी सारी मुश्किलें हैं, अब मेरा काम भी छूट गया। क्यों हमेशा सच्चे और ईमानदार लोगों के साथ ही गलत होता है? मैंने चोरी नहीं की, फिर भी मुझे उसके इल्जाम में काम से निकाल दिया। अब मैं अपने परिवार को कैसे संभालूंगी? सिया का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और वो पूरी तरह से भीग चुकी होती है। तभी वहां पर कोई आता है और सिया के सर को छाते से ढक लेता है। वो कोई और नहीं बल्कि विक्रम ही होता है। विक्रम सर, आप? सिया, इतनी तेज बारिश चल रही है और आप यहाँ पर भीग रही हो। चलिए मेरे साथ चलिए। नहीं सर, मैं यहीं पर ठीक हूँ, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। देखो सिया, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम्हें सुलेखा आंटी की कसम। ये आप क्या कह रहे हैं सर? क्यों मेरी मुश्किलें और बढ़ा रहे हैं? फिर विक्रम सिया को अपने साथ सुरक्षित जगह पर ले जाता है। देखो सिया, मैं जानता हूँ कि आपने डायरी में जो भी पढ़ा होगा वो पढ़कर आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन आपको ये समझना होगा कि प्यार कोई उम्र देखकर नहीं होता, वो कभी भी किसी से भी हो सकता है। और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपने जज्बात मेरे तक ही रखना चाहता था, कभी आपसे इजहार करने का इरादा भी नहीं था। देखिए सर, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी और मैं अभी ठीक हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। नहीं सिया, मैं आज तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। देखो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम दोनों के बीच में सिर्फ दोस्ती ही रहेगी, मेरी तरफ से भी और तुम्हारी तरफ से भी। और इस दोस्ती के रिश्ते में और कोई जज्बात नहीं होंगे। लेकिन प्लीज सिया, मुझसे दूर मत जाओ। लेकिन सर। देखो सिया, इतने सालों बाद मेरा कोई अच्छा दोस्त बना है, किसी ने मेरी उदास माँ के चेहरे पर मुस्कान लाई है, और ऐसे में अगर तुम मुझे और मेरी माँ को छोड़ दोगी तो कैसे चलेगा सिया? मैं भूल जाऊंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हम सिर्फ दोस्त रहेंगे। मेरी माँ किस हो? ठीक है सर, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप जो भी कह रहे हो वो आप जरूर करोगे। हम पहले भी अच्छे दोस्त थे और आगे भी अच्छे दोस्त ही रहेंगे।
मुझे समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सिया। और सिया, जब तुम वहां केक शॉप में रो रही थी, तभी मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली और मैं जान गया कि तुम्हें उस रौनक ने झूठी चोरी के इल्जाम में काम से निकाल दिया है। हाँ सर, और अब मेरे पास कोई काम नहीं है। तुम चिंता मत करो सिया। तुम्हें अगर पैसों की मदद चाहिए तो वो मैं कर सकता हूँ। और एक दोस्त अपने दोस्त की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? नहीं सर, मैं आपसे कोई पैसे नहीं लूंगी। मुझे अपने पर किसी का उधार नहीं चाहिए। ठीक है सिया, अगर तुम्हें आत्मनिर्भर होकर ही पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें काम देता हूँ। मेरी कंपनी में काम करो। तुम्हारी पढ़ाई तो पूरी हो चुकी है ना? हाँ सर, हो चुकी है। फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर तुम्हें काम समझ भी नहीं आया तो वहां पर बहुत सारे लोग हैं तुम्हें मदद करने के लिए। और तुम पैसों की चिंता करना छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना। शुक्रिया सर। अब सिया विक्रम की कंपनी में काम करने लगती है और वो उसे सब कुछ अच्छे से समझाता है। विक्रम और सिया एक साथ ही ऑफिस जाते और एक साथ ही वापस लौटते। वो दोनों अब साथ में बहुत सारा वक्त बिताते हैं। विक्रम सर, ये मेथी के पराठे मेरी माँ ने बनाए हैं और ये चटनी मैंने बनाई है। वाह सिया, पराठे तो काफी टेस्टी है और ये चटनी भी। मानना पड़ेगा, तुम्हारी माँ और तुम दोनों भी मास्टर शेफ हो। थैंक यू सर। अब सिया और विक्रम के बीच में जो खटास आ गई थी वो धीरे धीरे दूर होने लगती है। फिर एक रोज अचानक से सिया को घर से कॉल आता है। क्या हुआ सिया? सर, माँ की तबीयत बहुत खराब है। उन्हें एडमिट करना होगा। रिपोर्ट्स में डेंगू आया है, लेकिन अभी मेरे पास उतने पैसे हैं ही नहीं कि मैं अपनी माँ को एडमिट करूं। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम फिक्र मत करो सिया, मैं कुछ करता हूँ। लेकिन सर, आपकी तो एक बड़े क्लाइंट के साथ मीटिंग है ना अभी। तुम पागल हो क्या सिया? अरे मीटिंग इम्पोर्टेंट है या तुम्हारी माँ की तबीयत? अब चलो जल्दी। फिर विक्रम और सिया फौरन जमुना को एक हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और कुछ ही दिनों के बाद सिया की माँ ठीक हो जाती है। ये लो सिया, ये पेपर स्प्रे है। आजकल बाहर का माहौल ठीक नहीं है। अगर तुम अकेली रहो और कोई तुम्हें सताए तो सीधा इसका इस्तेमाल करना, बिल्कुल मत डरना। थैंक यू सर। विक्रम हर बार सिया की मदद करता है, उसकी एक सच्चे साथी की तरह देखभाल भी करता है और ये सब देखकर सिया को भी उससे प्यार होने लगता है। विक्रम सर हर मोड़ पे मेरे साथ खड़े रहे। ऐसा तो एक सच्चा प्यार करने वाला ही कर सकता है। उन्होंने बिल्कुल सच कहा था कि प्यार उम्र वगैरह देखकर नहीं होता। प्यार तो दो लोगों के मन का मिलाप होता है। पहले पहले तो मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता था कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, लेकिन अब मुझे सब समझ आ रहा है कि ये एहसास कोई और नहीं बल्कि प्यार ही है। फिर सिया विक्रम को एक सुंदर सी जगह पर बुलाती है। अरे सिया, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? कुछ जरूरी बात करनी थी क्या मुझसे? हम ऑफिस में भी तो मिल सकते थे ना। नहीं विक्रम सर, ये बात मैं आपसे ऑफिस में नहीं कर सकती क्योंकि मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। आई लव यू सर। क्या? सिया के मुंह से ये बातें सुनकर विक्रम एकदम हैरान रह जाता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूले। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। अभिराज जल्दी से पिया के चेहरे पर पानी छिड़कता है, जिसके बाद उसे होश आ जाता है। पिया, अभी तुम ठीक हो ना? ये लो, पानी पियो, तुम्हें बेहतर महसूस होगा। फिर पिया पानी पीती है। हाँ मैं अभी ठीक हूँ और अब मुझे बेहतर महसूस हो रहा है। माफ कीजिए अंकल आंटी, मैं आपके घर आते ही बेहोश हो गई। कोई बात नहीं पिया बेटा, मौसम भी तो कितना खराब चल रहा है, इसीलिए तुम्हें कमजोरी आ गई होगी। हाँ बेटी,
अपनी तबीयत का ध्यान रखा करो। जी अंकल। वैसे तुम्हारे परिवार में कौन कौन रहता है? अंकल, मैं जब 7वीं कक्षा में पढ़ रही थी, तभी मेरे माँ और पापा दोनों इस दुनिया को छोड़कर चले गए और फिर मैं अपने बुआ जी और फूफा जी के पास रही। लेकिन उन्होंने भी मुझे हमेशा एक नौकरानी की तरह ही रखा और जब मेरी जॉब चली गई, तब वो लोग मेरे साथ बहुत ही खराब व्यवहार कर रहे थे। इसीलिए उन सबसे तंग आकर मैंने वो घर छोड़ दिया। और फिर उसके बाद क्या हुआ बेटी? और फिर मैं भाग भाग कर यहाँ चली आई और मुझे अभी ने पुलकित बाई के घर पर रहने दिया और जॉब भी दे दी। और उसके बाद हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। पिया बेटी, तुम्हारे साथ जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम अब फिक्र मत करो, क्योंकि तुम्हारा ये नया परिवार हमेशा तुम्हारे साथ है। अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता है और मैं उसकी खुशी की बहुत इज्जत करता हूँ और इसीलिए मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। हाँ पिया बेटी, वैसे बातचीत करने में भी तुम बहुत अच्छी हो और तुम्हारी शक्ल देखकर ही समझ आता है कि तुम एक बहुत ही गुणी बहू बनोगी। शुक्रिया आंटी। फिर मुहूर्त निकलवाकर उन दोनों की शादी हो जाती है और पिया अपने ससुराल आती है। फिर एक रोज पिया चाय और नाश्ता लेकर अपने सास ससुर के कमरे में जाती है। तभी वहां पर केवल गगन ही होता है और गगन को देखते ही अचानक से पिया के हाथ कांपने लगते हैं और उसके सिर में वापस दर्द होने लगता है। अरे पिया बेटी, आओ ना। अच्छा हुआ जो चाय लेकर आई। कब से मैं चाय का इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी पिया को कुछ याद आने लगता है और उसे वही पुराने आदमी का धुंधला सा चेहरा और बहुत सारा खून दिखाई देता है। पिया के हाथ कांपने लगते हैं, जिस वजह से चाय और नाश्ते का ट्रे पलट जाता है और सारी चाय गगन के हाथ पर गिर जाती है, जिससे उसका हाथ जल जाता है। अरे मेरे हाथ! क्या करती हो पिया? ध्यान कहाँ पर है तुम्हारा? तभी वहां पर मृदुला आती है। हे भगवान, क्या हुआ गगन? तुम ठीक तो हो ना? मुझे माफ कीजिए पापा जी, वो मेरे हाथ से गलती से ट्रे पलट गया। मैं अभी दवाई लाती हूँ। कोई बात नहीं पिया, मेरे पास फर्स्ट एड बॉक्स है, तुम फिक्र मत करो। मृदुला, जल्दी करो, मेरे हाथ बहुत जल रहे हैं। फिर मृदुला फटाफट से गगन के हाथ पर दवाई लगा देती है, जिससे उसे राहत मिलती है। तुम्हारा ध्यान कहाँ पे था पिया? और तुम्हारे हाथ में इतनी भी जान नहीं है क्या? एक मामूली ट्रे भी नहीं पकड़ पाई तुम। कभी बेहोश हो जाती हो तो कभी हाथ से ट्रे गिरा देती हो। बड़ी अजीब लड़की हो तुम। अब जाने दो ना, हो जाता है कभी कभार। माफ कीजिए पापा जी, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। फिर पिया अपने कमरे में चली जाती है और वो उसी सोच में डूबी रहती है। बार बार मुझे वही आदमी क्यों दिखाई देता है? उसका चेहरा भी सही तरह से दिखाई नहीं देता और वो खून खून क्यों दिखाई देता है मुझे? और बार बार मेरा सर क्यों दर्द होता है? आखिर मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? पिया, हे भगवान, कहीं इसने सब कुछ सुन तो नहीं लिया ना? खामखा ये भी परेशान हो जाएगा। मैं भी ना सच में पागल हूँ। क्या हुआ मोहतरमा? कौन सी गहरी सोच में डूबी हुई हो? कोई चिंता वाली बात है क्या? शुक्र है भगवान का कि इसने कुछ भी नहीं सुना। अरे नहीं अभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस शादी की थकान है, बाकी कोई बात नहीं है। पक्का ना? हाँ बाबा, अगर कोई चिंता वाली बात होती तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही आकर कहूंगी ना। हाँ, वो बात भी है। फिर एक दिन जब स्टाफ छुट्टी पर होते हैं, तभी पिया हर कमरे की सफाई कर रही होती है और ऐसे ही उसे सफाई करते समय गगन के कमरे में उसकी 21-22 साल पुरानी तस्वीर मिलती है और वो तस्वीर देखकर पिया के पसीने छूटने लगते हैं और उसकी सांसें तेज हो जाती है। ये तस्वीर देखकर मुझे क्या हो रहा है?
तभी वहां पर मृदुला आती है। अरे पिया, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें इतना पसीना क्यों छूट रहा है, जबकि एसी भी ऑन है? तुम ठीक तो हो ना? हाँ आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो एसी मैंने अभी अभी चालू किया है और बहुत देर से सफाई कर रही थी ना, इसलिए पसीने छूट रहे हैं। अच्छा, ठीक है बेटी। वैसे अगर तुम्हें मदद की जरूरत हो तो मुझे बता देना, हिचकिचाना मत, क्योंकि मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि घर के सारे काम का बोझ तुम पर आए। नहीं माँ जी, अभी तक तो मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। अगर लगेगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है बेटी। घर के साथ साथ पिया अब अभिराज की कंपनी भी संभालने लगती है और वो एक प्रकार से उस कंपनी की आधी मालकिन ही बन जाती है। देखो ना अभी, जिंदगी भी कितनी अजीब होती है। कल तक मैं इस कंपनी की एक मामूली एम्प्लॉय थी और आज देखो, आज मैं यहाँ की मालकिन बन चुकी हूँ। हाँ पिया, लेकिन जो कुछ भी हुआ है काफी अच्छा हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम मिली। तुम्हारे आने से मेरी लाइफ पूरी हो चुकी है और मुझे अब अपनी जिंदगी से और कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ अभी, मैं भी बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम जैसा जीवन साथी मिला। अब हम दोनों मिलकर खूब मेहनत करेंगे और हमारी इस कंपनी को और ऊंचाई तक लेकर जाएंगे। हाँ पिया, वैसे तुम तो मेरे जीवन की लक्ष्मी हो और तुम्हारे साथ से मेरे जीवन में सब कुछ एकदम अच्छा ही होगा। देखना तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं अभी। आजकल के जमाने में तुम जैसे लड़के बहुत कम मिलते हैं और शुक्रिया अभी, तुमने आज तक मेरे लिए बहुत कुछ किया है। फिर एक दिन जब पिया कार में सवार होकर एक मार्केट के रास्ते से गुजर रही होती है, तभी उसे कार में से एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है और उसे देखकर वो हैरान रह जाती है। ये बूढ़े काका, ये कौन है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इन्हें पहले भी देखा है? आखिर कौन है ये? ड्राइवर, एक मिनट गाड़ी रोको। पिया गाड़ी रुकवाकर गाड़ी से बाहर आती है और वह उसी बूढ़े आदमी का पीछा करने लगती है। काका, रुक जाइए काका, एक मिनट काका, मेरी बात तो सुनिए काका। पर वो बूढ़ा आदमी भीड़ में गायब हो जाता है और पिया उसे ढूंढ ही नहीं पाती। कौन थे वो काका? मेरा दिल उन्हें देखकर इतना घबराने क्यों लगा, तड़पने लगा। आखिर इन सब लोगों का मेरी जिंदगी से क्या ताल्लुक है? पिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर ये सब क्या चल रहा है। फिर रात में डिनर के समय, क्या हुआ पिया बेटी? बहुत गुमसुम लग रही हो तुम। ध्यान कहाँ पर है तुम्हारा? खाना ठंडा हो रहा है। हाँ, कुछ नहीं पापा जी, मैं तो बस कंपनी के किसी काम के बारे में सोच रही थी और कुछ नहीं। पिया बेटी, काम की चिंता ऑफिस में ही छोड़ के आया करो और अगर घर आओ तो बस बेफिक्र होकर चैन से आराम किया करो। इतनी ज्यादा चिंता करोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अभी है ना, वो सब संभाल लेगा। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। फिर एक रात पिया को सपने में फिर से वही आदमी दिखाई देता है और उसे इस बार खून से भरा हुआ चाकू भी दिखाई देता है और वो देखकर अचानक से पिया चिल्लाते हुए उठती है। नहीं! पिया, क्या हुआ तुम्हें? पिया की आवाज सुनकर वहां पर गगन और मृदुला भी आते हैं। क्या हुआ पिया, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी आवाज हमारे कमरे तक आई, इसलिए हमें यहाँ पर आना पड़ा। अरे सपने में कोई भूत वूत देख लिया क्या तुमने? अभी अभी मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम डरो मत पिया, मैं हूं ना तुम्हारे पास। मॉम डैड भी है, तो फिर तुम इतने क्यों घबरा रही हो? नहीं अभी, मैं तुम्हें समझा नहीं पा रही। लगता है इसने कोई बुरा सपना देख लिया, इसीलिए ऐसे चिल्ला पड़ी। अभी तुम पिया का ख्याल रखो। हाँ पापा। फिर अभी पिया को पानी देता है, जिसके बाद वो उसे सोने के लिए कहता है और पिया जैसे तैसे करके घबराते हुए सो जाती है। फिर अगले दिन, अभी बेटा, गगन,
मुझे ऐसा लगता है कि हमें पिया को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि वो जब से यहाँ पर आई है तब से मैं देख रही हूँ कि वो हर वक्त डरी डरी सी रहती है। कुछ तो बात है। एक बार अगर हमने डॉक्टर को दिखा दिया तो हमें भी तसल्ली मिल जाएगी। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ मॉम, आप सही हो। मैं आज ही डॉक्टर को बुलाता हूँ। दीक्षित डॉक्टर को बुलाना, वो काफी अच्छे डॉक्टर है। उतने में वहां पर पिया आती है। नहीं, मैं किसी भी डॉक्टर से कोई इलाज नहीं करवाऊंगी। मैं क्या कोई बीमार इंसान हूँ क्या, जो मुझे देखने के लिए डॉक्टर घर पे आए? लेकिन पिया, तुम्हारा बार बार चिल्लाना, सर दर्द करना, अजीबो गरीब तरह से बर्ताव करना, ये सब सही नहीं है और हमें तुम्हारी बहुत चिंता है। इसीलिए हमने ये फैसला लिया है। देखो अभी, मैं आप तीनों की चिंता अच्छे से समझ सकती हूँ, लेकिन सच बोल रही हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे जो भी कुछ हो रहा था वो सब बस थकावट और चिंता के कारण हो रहा था। लेकिन अब मैंने काम करना भी कम कर दिया है और किसी बात की चिंता करनी भी छोड़ दी है। इसीलिए अब सब कुछ ठीक है। ठीक है पिया, अगर तुम इतना कह रही हो तो हम तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। शुक्रिया माँ जी। इतना कहकर पिया वहां से चली जाती है। अभी बेटा, अगर पिया किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती तो तुम उसे कहीं घुमाने लेकर जाओ। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है। वैसे भी तुम दोनों शादी के बाद हनीमून के लिए भी नहीं गए। एक बार घूमकर आओ बेटा, इसी बहाने पिया को भी अच्छा लगेगा और वो ठीक भी हो जाएगी। यस मॉम डैड, अब मैं यही करता हूँ। फिर अभिराज पिया को घुमाने लेकर जाता है और हनीमून में वो दोनों खूब एंजॉय करते हैं। लेकिन जब अभिराज सो रहा होता है तभी पिया अपने कॉटेज के बाहर आकर नदी के पास चली जाती है और उसका पैर अचानक से फिसल जाता है, जिस कारण वो नदी में गिर जाती है और तैरने न आने के कारण वो डूबने लगती है। बचाओ, अभी अभी मुझे बचाओ। ये तो पिया की आवाज है। पिया? अरे नहीं, पिया को तो तैरने भी नहीं आता। पिया, तुम हिम्मत मत हारना, मैं आ रहा हूँ, घबराओ मत। फिर अभी फौरन पानी में कूदता है और वो पिया को बचाकर बाहर लेकर आता है। फिर थोड़ी देर बाद, क्या करती हो तुम पिया? अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? माफ कर दो अभी, लेकिन मैं तो बस नदी के पास गई थी। फिर अचानक से मेरा पैर फिसल गया और मैं नदी में गिर गई। देखो पिया, तुम्हारी जान मेरे लिए बहुत कीमती है, इसीलिए तुम अकेली कहीं भी मत जाओ। प्लीज मेरे साथ ही रहो। मेरी नजरों से अगर एक पल के लिए भी तुम ओझल हो जाती हो तो मुझे बहुत डर लगता है। माफ करना अभी, आगे से मैं अकेले कहीं भी नहीं जाऊंगी। लेकिन ये बात तुम माँ जी और पापा जी को मत बताना, वरना वो दोनों फिर से परेशान हो जाएंगे। अभिराज और पिया अच्छे से घूम फिर कर वापस अपने घर लौट आते हैं। फिर कुछ ही दिनों बाद पिया घर के लाइब्रेरी में जाती है। तभी वहां पर ढेरों किताबें देखकर वो बहुत खुश होती है। अरे वाह, यहाँ पे तो कितनी किताबें हैं और सारी किताबें बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। लेकिन लगता है सालों से किसी ने इन्हें छुआ तक नहीं है, इसीलिए यहाँ पर इतनी धूल मिट्टी जम गई है। अरे, ये इतने सारे अखबार, ये तो काफी पुराने लग रहे हैं। ये क्या? ये तो 20-22 साल पुराना अखबार है। तभी वहां पर एक अखबार को देखकर पिया बहुत चौंक जाती है। खन्ना फैक्ट्रीज में बॉम्ब ब्लास्ट। ये बॉम्ब ब्लास्ट, ये हेडलाइन। पिया के सिर में फिर से दर्द होने लगता है और अब उसे दो आदमी बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी शक्ल वो नहीं देख पाती और वो काफी परेशान हो जाती है। मुझे फिर से वही हो रहा है, लेकिन मुझे अपने आप को संभालना होगा, क्योंकि अगर किसी ने मुझे ऐसे देख लिया तो उन्हें बहुत परेशानी होगी। कुछ तो है,
जो मुझे याद आ रहा है, और मेरा इन सब बातों से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। ये अखबार, ये मुझे संभाल कर रखना होगा। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस अखबार में लिखी हुई ये न्यूज़ मैं पहले से जानती हूँ। क्या है ये सब? आगे की कहानी देखने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें